स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं इंडिया डेली की खास पेशकश ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें इंडिया डेली के रिपोर्टर हर खबर पर ग्राउंड जीरो से आप तक हर अपडेट, हर ब्रेकिंग न्यूज पहुंचाते हैं। खबरों पर इन रिपोर्टर्स की पैनी नजर होती है और खबर की हर एक डिटेल में रिपोर्टर जाते हैं। आपको पूरी खबर देने के लिए इंडिया डेली रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में एक नामी स्कूल में दो बच्चियों के साथ अनुपचरण का मामला होने के बाद छात्रों के अभिभावक और साथ ही साथ स्थानीय लोगों द्वारा जमकर इस कदर विरोध प्रदर्शन हुआ। सुबह से लेकर शाम तक तमाम ट्रेनें जो कि बदलापुर से मुंबई की तरफ या मुंबई से बदलापुर की चलती हैं, वह पूरी तरीके से ठप पड़ी रही। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक नामी स्कूल में दो नाबालिग बच्चियों के साथ हुए अत्याचार की घटना के बाद से सभी अभिभावक और स्थानीय लोगों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पहले स्कूल के गेट पर बड़ी संख्या में माता पिता और स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने स्कूल प्रशासन की लापरवाही को लेकर जमकर अपनी नाराजगी जताई। आज हमारे देश की लड़की क्यों नहीं आजाते यार? स्कूल जा रही थी वो तो बच्ची यार। हमारे देश को होके आजादी कितने दिन हो गए? हमारी लड़की तो चेक करो यार। आज को कल तो हमारी बच्चे होते तो क्या होता? हमने ये बात दबा दी है, इसका हमको न्याय अभी चाहिए। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए स्कूल और थाने का घेराव किया। जब सुनवाई नहीं हुई तो लोग बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन की आवाजाही रोक दी। हंगामे की वजह से मुंबई लोकल की सेंट्रल लाइन पर सेवाएं प्रभावित हुई। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। बच्चियों के साथ छेड़खानी करने वाला स्कूल का स्वीपर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। घटना 14 अगस्त की है। उसके बाद स्कूल को 5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था और अब 20 अगस्त को स्कूल खुला तो अभिभावकों ने स्कूल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पीड़ित बच्ची के परिवार का आरोप है कि स्कूल ने एफआईआर दर्ज करने में मदद नहीं की, जिसकी वजह से एफआईआर दर्ज होने में समय लगा। स्कूल प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं सामने आई, जिससे नाराज अभिभावक अभी भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। बदलापुर के नागरिक एक ही स्वर में कह रहे हैं, स्कूल को बच्चियों की सुरक्षा के प्रति गंभीरता से कदम उठाना चाहिए। घटनास्थल पर अभी भी पुलिस की भारी मौजूदगी है ताकि कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, शांति व्यवस्था बहाल रहे। इसलिए पुलिस भारी भरकम संख्या में हर जगहों पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है। लेकिन इस बीच अभिभावक, जो छात्रों के अभिभावक हैं, उनके पेरेंट्स हैं, लगातार इस बात पर मांग पर अड़े हुए हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, उन्हें जस्टिस चाहिए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले ने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। वहीं पश्चिम बंगाल पुलिस को कहा कि इस हॉस्पिटल में जो हिंसा हुई थी उस पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट आप गुरुवार तक दाखिल करें। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुई दुष्कर्म के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर चिंता जाहिर करते हुए ममता सरकार, बंगाल पुलिस और अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। इस मामले को लेकर कोर्ट ने 8 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने का आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की। माननीय न्यायालय ने पूछा कि आखिर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, पुलिस ने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, पीड़िता की पहचान उजागर कैसे हुई, जब 7,000 लोग अस्पताल में घुसे तब पुलिस वहां क्या कर रही थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सिर्फ मामला मर्डर का नहीं। कोर्ट ने डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। वहीं सोशल मीडिया पर पीड़िता की पहचान उजागर करने पर भी कोर्ट ने चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती और सुरक्षित नहीं रह सकती तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं। सीजेआई ने कहा कि जब हत्या हुई थी तो पीड़िता के माता पिता वहां मौजूद नहीं थे। यह हॉस्पिटल प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वो एफआईआर दर्ज कराए। वहीं कोर्ट ने कहा कि आरजीकर अस्पताल में चल रहे डॉक्टर्स के विरोध प्रदर्शन को बल का प्रयोग कर जबरन बंद न कराया जाए। सीजेआई ने कहा कि जैसे जैसे महिलाओं की संख्या कार्यबल में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे महिलाओं की सुरक्षा की चिंता भी बढ़ती जाएगी। हम अगले रेप कांड का इंतजार नहीं कर सकते हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस प्रशासन के मौजूद रहने के बाद आखिर अस्पताल में हिंसा कैसे हुई और पुलिस प्रशासन उसे रोकने में सफल क्यों नहीं हो पाया। वहीं पीड़िता की पहचान उजागर होने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में सीबीआई को अब आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मिल गई है। कोलकाता हाई कोर्ट ने आरोपी संजय राय की पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति दे दी है। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफी टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी। इससे पहले एजेंसी आरोपी का मनोवैज्ञानिक टेस्ट करा चुकी है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि आरोपी मेंटली ठीक है या नहीं। और अब पॉलीग्राफी टेस्ट से यह पता चल पाएगा कि आखिर आरोपी क्या सच और क्या झूठ बोल रहा है। सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहती है, जिसके लिए अभी तक उसे अनुमति नहीं मिली। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि संदीप घोष के बयान में कई गड़बड़ियां पाई गई। पीड़िता के परिवार की ओर से दिए गए बयान और आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के बयान अलग हैं। सीबीआई ने संदीप घोष से कई राउंड में पूछताछ करने के बाद उसके बाद कई बयान दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की। वहीं सीबीआई ने भी डॉक्टर की फैमिली से पूरी घटना के बारे में पूछताछ की। संजय रॉय इस केस का मुख्य आरोपी है, जिसे पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी, जो फिलहाल जारी है। आपको बता दें, सीबीआई ने साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए अदालत से मंजूरी मांगी थी। जांच एजेंसी को अभी भी ऐसा लगता है कि संजय राय इस केस से जुड़ी कई अहम बातें छुपा रहा है, जो कि पॉलीग्राफी टेस्ट में ही साफ हो पाएगा। उदयपुर में चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज का आज अंतिम संस्कार हुआ। अशोकनगर स्थित शमशान घाट में परिजन और स्थानीय लोगों ने अंतिम विदाई दी। इस दौरान पूरे उदयपुर में चप्पे चप्पे में पुलिसकर्मी तैनात रहे। राजस्थान के उदयपुर में चाकूबाजी में घायल स्टूडेंट की सोमवार को मौत हो गई थी, जिसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अंतिम संस्कार के दौरान लोगों ने नारेबाजी भी की। इससे पहले सुबह 4:30 बजे बच्चे के शव को परिवार वालों को सौंपा गया था। करीब 7 बजे अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। अंतिम यात्रा में उदयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा के साथ प्रशासन के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। पूरे रास्ते में पुलिस बल भी तैनात रहा। पूरे उदयपुर में आज 10 बजे तक इंटर सेवाएं बंद रहेंगी। साथ ही सभी स्कूल कॉलेजों में आज छुट्टी थी। सोमवार तक स्टूडेंट के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन और परिजन के बीच बातचीत चलती रही। 3 मांगों पर सहमति के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। इनमें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और SC/ST एक्ट मामले में आरोप पर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने छात्र के निधन पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा कि मैं शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। साथ ही मैं सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी करता हूं। सरकार संवेदनशीलता प्रकट करते हुए प्रभावित परिवार को तत्काल उचित मुआवजा दे एवं शीघ्र न्याय दिलाए। आपको बता दें कि छात्र देवराज के परिजन लगातार आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। 2 साल पहले हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद इस मामले ने पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। चाकूबाजी से गंभीर घायल छात्र की हालत बेहद गंभीर होने के बाद से ही प्रशासन अलर्ट मोड पर था। उदयपुर में जो स्कूलें बंद थी, अब वो भी कल से खुल जाएगी। आदेश आ चुके हैं। इसके साथ ही उदयपुर पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दे, आपसी भाईचारा बना रहे। यूपीएससी में लेटरल एंट्री को लेकर बहस छिड़ने के बाद केंद्र सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय कार्मिक मंत्री ने यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब इस विवाद के थमने के आसार नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को पत्र लिखा और कहा कि सरकार ने ये फैसला लेटरल एंट्री के व्यापक पुनर्मूल्यांकन के तहत लिया है। आपको बता दें कि यूपीएससी ने 17 अगस्त को लेटरल एंट्री भर्ती के लिए 45 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली थी। इसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को नोटिफिकेशन रद्द करने के लिए बाकायदा पत्र लिखा, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी देश में आरक्षण को खत्म करना चाहती है। सफाई कर्मियों का आरक्षण आउटसोर्सिंग करके खत्म कर दिया। चपरासी की नौकरी, क्लास 3 की नौकरी, क्लास 4 की नौकरी सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के नाम पे खत्म कर दिया। जब तक बीजेपी रहेगी, आरक्षण और संविधान खत्म करने का खतरा बरकरार रहेगा।
लेटरल एंट्री का मतलब बिना एग्जाम के सीधी भर्ती से है। लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती है। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे तमाम सेक्टर्स में लंबे समय से काम कर रहे लोग शामिल होते हैं। सरकार के मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डेप्यूटी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी भर्तियां लेटरल एंट्री से की जाती हैं। केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री नोटिफिकेशन को रद्द करने के फैसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय के लिए कांग्रेस पार्टी की लड़ाई ने बीजेपी के आरक्षण छीनने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस वैकेंसी का राहुल गांधी ने भी विरोध किया था। राहुल ने कहा था कि लेटरल एंट्री के जरिए खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग का हक छीना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। विवाद बढ़ने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नौकरशाही में लेटरल एंट्री पहले भी होती रही है और 1970 के दशक में कांग्रेस सरकार के दौरान मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह अहलूवालिया भी इसी पहल के जरिए आए थे। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने जनता दर्शन में लोगों की सुनी फरियाद। गरीबों, मजलूमों को बेघर करने, उन्हें उजाड़ने वाले दबंगों, माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिए आदेश। जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण करने के निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के समय लोगों की समस्याओं को सुनते हुए सख्त निर्देश दिया। सीएम ने इस दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। मैन दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में कुर्सियों पर बैठे लोगों के बीच मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, उनकी समस्याओं को सुना, उनका प्रार्थना पत्र देखा। उनकी बात को बहुत इत्मीनान सुनने के बाद पास खड़े अधिकारियों को समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। अलग अलग मामलों से जुड़ी समस्याओं के निस्तार के लिए सीएम योगी ने संबंधित प्रशासनिक विभाग और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया। जनता दर्शन में मिले प्रार्थना पत्र को सौंपकर सभी समस्याओं का निस्तार समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए, ये भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए सभी की समस्याओं का समाधान समय पर किया जाएगा। जनता दर्शन में हर बार की तरह इस बार भी कई लोग गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता के लिए आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिया कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरतमंद हैं, प्रशासन उनके लिए उच्च स्तरीय इलाज का एस्टीमेट शीघ्रता से बनाकर उपलब्ध कराए। एस्टीमेट मिलते ही सरकार तुरंत धन उपलब्ध कराएगी और जन स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। सीएम योगी ने कहा कि जरूरतमंदों की जमीन तो बचाई ही जाएगी, साथ ही साथ जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के दायरे में लाकर उन्हें पक्का आवास भी मुहैया कराया जाएगा। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी बेल मिल गई, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, वो अभी भी जेल में हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई मामले में कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। उनकी पेशी न्यायिक हिरासत खत्म होने पर हुई थी, जिसे कोर्ट ने 27 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कोर्ट सीएम केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई द्वारा दाखिल पूरक चार्जशीट पर 27 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से बुधवार को इनकार कर दिया था। सीएम केजरीवाल को ईडी वाले मामले में जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के कारण उनकी रिहाई नहीं हो पाई। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार किया। हालांकि कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ दी गई याचिका पर सीबीआई को नोटिस दिया था। सुप्रीम कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को की जाएगी। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की याचिका को 5 अगस्त को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की चुनौती दी। हाई कोर्ट ने भी अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई है। जहां तक जमानत याचिका का सवाल है, इसी के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउजवनी कोर्ट ने 27 अगस्त तक उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया। बिहार में मदरसा शिक्षा को लेकर मच गया बड़ा बवाल। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने जब कहा कि यहाँ जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं वो पाकिस्तान में छप रही हैं और उसमें जो बच्चे हैं उन्हें ये बताया जा रहा है कि जो गैर इस्लामिक होते हैं वो काफिर होते हैं और मदरसे में पढ़ने वाले हिंदू बच्चे भी होते हैं। एनसीपीसीआर अध्यक्ष के ट्वीट के बाद अब बिहार में बवाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस पूरे मसले पर सियासी रंग भी चढ़ने लगा है। इसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के तीव्र तल्ख है। पार्टी के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि इन्हें तुरंत उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उन्हें हटाया जाना चाहिए। मैं ये डिमांड करता हूँ
कि कमीशन के अध्यक्ष को फौरन हटाया जाए, जो ऐसी चीज़ों की बातें कर रहे हैं जिनकी उनको कोई जानकारी नहीं है। उनको न तो मदरसों की जानकारी है, न मदरसों की सब्जेक्ट की जानकारी है, न मदरसों के इतिहास की जानकारी। उनको ये पता होना चाहिए कि बिहार के मदरसे हों, उत्तर प्रदेश के मदरसे हों, देश के मदरसे हों, इनके अंदर वही निसाब पढ़ाया जाता है जो हमारी सरकारें तय करती हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बिहार में राज्य सरकार के फंड से चल रहे मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम और ऐसे शिक्षण संस्थानों में हिंदू बच्चों के दाखिलों पर गंभीर चिंता जताई थी। कानूनगो ने मदरसों के लिए इस तरह का पाठ्यक्रम तैयार करने में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की भागीदारी पर भी सवाल उठाया। इसे यूनिसेफ और मदरसा बोर्ड दोनों द्वारा तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताया था। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष ने संयुक्त राष्ट्र से इन गतिविधियों की जांच करने की मांग की। उन्होंने मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी अनुरोध किया, जिसके बाद से इसे लेकर बिहार में सियासी उबाल आ गया। कानूनगो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मदरसों में तालीम उल इस्लाम और ऐसी अन्य किताबें पढ़ाई जा रही है जिनमें गैर मुस्लिमों को काफिर बताया गया है। बीजेपी जांच की बात कर रही है, आरजेडी हिदायत दे रही है और इन सब के बीच जिसे जैसे समझ में आ रहा है इस मदरसे के मुद्दे को अपनी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मगर असल बात यह है कि क्या वाकई जो कुछ वहाँ पढ़ाया जा रहा है वो देश हित में है या नहीं है, ये भी एक जांच का विषय। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला, एक जवान शहीद, आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों ने सीआरपीएफ पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में एक सीआरपीएफ का जवान शहीद हो गया। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी, तभी आतंकवादियों ने हमला किया। शहीद हुआ जवान टीम के सबसे आगे चल रहा था और आतंकियों के निशाने पर आ गया। बताया जा रहा है कि हमला सुबह 3:30 बजे हुआ, जहां सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग के लिए निकली थी। इस हमले में सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर कुलदीप शहीद हो गए। उधमपुर में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है, जो जम्मू क्षेत्र में गंभीर चिंता है। जहां हमला हुआ वो चौकी उधमपुर के डूडू इलाके में पुलिस चौकी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। ये चौकी जम्मू के पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद के खात्मे के नए प्लान के तहत स्थापित की जा रही थी। मसलन बीते हमलों को देखते हुए सरकार ने इन क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ाने और कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया था। इन हमलों के जवाब में सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस सहित सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए उधमपुर और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान तेज कर दिया। जवान इलाके की घेरेबंदी कर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। इस साल जम्मू में अब तक 16 आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 14 भारतीय सेना के जवानों ने शहादत हासिल की है, जबकि 9 श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है। पूरी दुनिया में फैले मंकी पॉक्स का डर अब भारत में भी दिखने लगा है। दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश में सभी एयरपोर्ट, पोर्ट, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मंकी पॉक्स को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति घोषित किए जाने के बाद भारत में भी इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर बैठक कर इससे निपटने के लिए रणनीति तैयार की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अधिकारियों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है। भारत में इसके मद्देनजर तैयारी की स्थिति और संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार पीके मिश्रा ने कहा कि देश में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मंकी पॉक्स की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को भी उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक के आकलन के मुताबिक मंकी पॉक्स के बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा कम है। इसे शॉर्ट में एम पॉक्स भी कहते हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग में नोडल सेंटर बनाए हैं। इन अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों का इलाज और देखभाल के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं।